Good afternoon, everyone. Today is 3rd of December, and we are back with our regular newspaper analysis. We have relaunched the CNA from yesterday with modified version. Uh, because of my medical issues, I was unable to even stand and take lectures. So, जो पिछले 10 दिन CNA नहीं हो पाया था, वो आज से लेकर दिसंबर एंड तक जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको इसमें इंक्लूड करके हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपका करंट अफेयर्स का कोई लॉस नहीं होगा. There are a couple of things that I want to discuss with you before we begin this today's CNA. First part is like we discussed yesterday, जो MCQs आर्टिकल के बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं and we expect you to answer those in the comment section. तो उसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए कल के CNA के जो MCQs है वो आज हम लेक्चर में पहले डिस्कस करेंगे एंड देन विल स्टार्ट द टुडेज CNA. सिमिलरली दिस ट्रेंड विल फॉलो. आज के जो MCQs करंट से आएंगे वो हम कल आपके साथ में डिस्कस करूंगा, वैसे ही कल के परसों डिस्कस होगा. इस तरीके से ये सीक्वेंस चलेगा. सो विल गेट स्टार्टेड विद दैट, बट बिफोर दैट लाइक आई टोल्ड यू yesterday, let me re-emphasize upon it again कि 9th दिसंबर से हमारा प्री फिट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. प्री फिट प्रोग्राम, ठीक है. ये प्री फिट इनिशिएटिव जो है, इट इज वन स्टॉप सोल्यूशन जिसमें हम हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड MCQs आपके साथ शेयर करेंगे. उसका डिस्कशन होगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा एंड वो एक 120 डेज इफेक्टिवली एंड 150 डेज इन प्लान, मतलब लगभग 150 दिन का ये प्रोग्राम है जिसमें से लगभग 120 दिन आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे MCQ डिस्कशन के. तो उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ. उसमें हम लोग 15,000 MCQs को डिस्कस करने वाला है. ये 15,000 MCQ का वो प्रोग्राम है. उसमें से 3,000 जो है, 3,000 प्लस, नॉट जस्ट 3,000 प्लस ये फ्री में होंगे, जो YouTube लाइव पर हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे. ये मंडे से लेकर सैटरडे तक होगा, जिसमें मंडे को ज्योग्राफी, ट्यूसडे को एनवायरमेंट, फॉलोड बाय पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे सैटरडे तक चलेगा. सैटरडे को असम स्पेसिफिक एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होंगे. तो एवरी डे वी वुड बी सॉल्विंग 25 MCQs. व्हाई डज दिस सॉल्विंग 25 MCQ मैटर्स? बिकॉज ये आपका कंसिस्टेंसी बिल्ड होगा. 25 MCQs में 25 मतलब 100 ऑप्शंस होंगे, उसमें से 75 इनकरेक्ट होंगे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्रेन उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि नेगेटिव ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है. और इन डिस्कशन में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज होती है, या MCQ सॉल्विंग के अदर टेक्निक्स कैसे यूज होता है, एक्सट्रीम वर्ड्स को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बेसिकली पर्पज इसका ये है कि आपके ऊपर MCQ सॉल्विंग का संस्कार हो, जिससे आपका टेम्परामेंट बिल्ड हो जाए. एंड दोज ऑफ यू हु हैव गिवन प्रीलिम्स, दे आर वेल अवेयर कि प्रीलिम्स इज मोर अबाउट टेम्परामेंट एंड स्किल सेट एंड लेस अबाउट द कंटेंट. कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दो पहले जो चीजें है ना, टेम्परामेंट एंड स्किल सेट, ये ज्यादा रोल प्ले करता है. एंड आर इनिशिएटिव इज एम्ड एट बिल्डिंग दैट अलॉन्ग विद बिल्डिंग कंटेंट. सो 3,000 MCQ YouTube लाइव पे होंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे. एंड 12,000 MCQs ये एक टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आएगा, जिसमें 120 टेस्ट होंगे, जिसमें इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, इन 3 लेवल पर हर सब्जेक्ट के फुल लेंथ टेस्ट डिजाइन किया गया इंडिविजुअली, सेक्शनल टेस्ट. ये लगभग 30 या 90 टेस्ट है एंड 10 मिक्स्ड डिफिकल्ट लेवल फुल लेंथ टेस्ट होंगे. देन 10 CSAT टेस्ट एंड 10 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का सिमुलेशन. ये सारा 12,000 MCQ पेड टेस्ट सीरीज में आएगा. इसका चार्जेस बहुत रीजनेबल है. इसके जो डिटेल्स है, जो टाइम टेबल है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. वी वुड बी शेयरिंग दैट वेरी सून और व्हाट्सएप चैनल्स, टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन वेबसाइट. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, स्टे ट्यून्ड. और if you cannot get information over these channels, you may consider contacting on the contact details which are shared in this PPT as well. CSAP के किसी भी ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड.
आज के जो 5 आर्टिकल है उनको उनका ओवरव्यू पहले ले लेते हैं। उसमें से 3 आर्टिकल जो है वो प्रीलिम स्पेसिफिक है, मतलब प्रीलिम से ज्यादा तवज्जो रखता है, एंड जो बाकी 2 आर्टिकल है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो 2 आर्टिकल है वो मेंस के पर्सपेक्टिव वाला, एक है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, सेकंड जो है वो है संचार साथी ऐप। ये दोनों प्री और मेंस दोनों में काम आता है, लेकिन इनका मेंस में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकता है। रिमेनिंग 3 आर्टिकल, WHO इश्यूज फर्स्ट ग्लोबल गाइडलाइंस ऑन इनफर्टिलिटी, एक्सरसाइज इक्वेरिन, ये इक्वेरिन जो है वो इंडिया मालदीव्स का एक्सरसाइज है, इंडिया मालदीव्स, एंड हंस 3NG जो है वो इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कॉकपिट सिमुलेशन एयरक्राफ्ट टाइप डिजाइन किया गया, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ये 3 जो है वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वी वुड बी डिस्कसिंग अकॉर्डिंगली, मोस्ट ऑफ द एम्फेसिस वुड बी on the first 2 articles, and the remaining 3 articles we will discuss from the perspective of the prelims. So let's get started. This is our Telegram channel. Please scan this QR code to join the channel and get access to all the important infographics and the documents. Our next foundation batch for UPSC and APSC would be starting soon. If I'm not wrong, it would be starting from 9th of December, but we shall confirm that date, or you can contact on this number to get the further details. So like I promised yesterday, and like we have discussed just before we started the lecture, first we will be discussing yesterday's 5 MCQs. कल का करंट अफेयर्स जो था उसका CNA से जो स्टार्ट हुआ है वो वाला। अगर आपने CNA का कल वाला CNA नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम आई बटन में शेयर कर देंगे, आप वहां से you can watch that CNA first and then try and attempt these questions. Those of you who have watched it, let's solve it. ये MCQ intentionally easy रखे गए थे। फर्स्ट आर्टिकल था रेज बेट के बारे में in yesterday's CNA. The rage bait, first statement is it refers to the online content created primarily to provoke negative emotions in order to increase the engagement. Statement is correct. So 1 is correct, B में 1 नहीं है तो B option is eliminated. Second statement, it is a form of clickbait, yes, but relies specifically on anger and outrage rather than sensationalization alone. Yes, second statement is also correct. So C is eliminated क्योंकि उसमें second statement है नहीं. Third is it emerged due to monetization mechanism and algorithmic rewards on social media platforms. Correct. So the correct answer is option number D, that is all statements are correct. ठीक है, here is the second MCQ. बायोरेमेडिएशन सेकंड आर्टिकल था, उसके कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, बायोरेमेडिएशन कैन कन्वर्ट टॉक्सिक हेवी मेटल्स into forms that are less harmful and non-leaching. This statement is 100% correct. Bioremediation has the potential to even work on toxic metal pollutants. तो statement 1 is correct. So यहाँ से C eliminate हो गया क्योंकि इसमें statement 1 नहीं है. In C2, bioremediation refers to the treatment of contaminants away from the original site. No, away from the original site हो जाता है XC2, है ना. On site का मतलब होता है in situ. So second statement is wrong. So statement 2 is wrong. So option D is eliminated. Option B is eliminated. Correct answer is A. हमको थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल आइडिया, दैट इज International Institute for Democracy and Electoral Assistance, consider the following statement. It is an intergovernmental organization founded in 1995 to promote democratic reforms worldwide. Okay. India is the founding member of International IDEA. Okay. International IDEA holds observer status in the UN General Assembly. Yes. स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो स्टेटमेंट 3 जहां नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे.
ऑप्शन बी इज गॉन. Only countries from Europe and North America can be members of the international idea. अब आप सिंपल सा लॉजिक देखिए, यहाँ पे दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है. एक क्या है, ओनली, एक तो उसके वजह से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. एंड सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर. कल के सीएनए में हमने देखा था कि इंडिया इज बिकम अ चेयरपर्सन, और यहाँ पे जो दो कॉन्टिनेंट दिए वो है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. इंडिया ना यूरोप में आता है ना नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन इंडिया स्टिल चेयरमैन है, मतलब ये फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द मोमेंट यू एलिमिनेट स्टेटमेंट नंबर 4, यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, option A. This is how you can use some sort of logic, some understanding and elimination method. Question number 4, with reference to World Skills Asia competition, with reference to World Skills Asia competition, consider the following statements. WSAC 2025 featured participation from over 40 countries across Asia. चलो इसके बारे में हमें इतना जानकारी नहीं है, तो इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख सकते हैं, है ना. सेकेंड स्टेटमेंट इज इंडिया सिक्योर्ड 8th प्लेस इन इट्स डेब्यूट पार्टिसिपेशन. करेक्ट, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 2 जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे, सी गया, है ना. इंडिया won 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स एट द कंपटीशन, ये भी करेक्ट है. सो 2 जहां पे है वो, मतलब ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. द इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन मोर देन 25 कैटेगरीज. 2 and 3 करेक्ट है, तो ये 2 3 करेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. So 1 option number 2 statement 2 is correct, statement 3 is correct and 2 and 3 सिर्फ B ऑप्शन में, तो हमको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, so the correct answer is B. क्यों? क्योंकि इंडिया secured 8th place, correct, and India won 1 silver and 2 bronze medals. All right, let's move to the next question. For final question, consider the following statements regarding the National Coral Reef Research Institute NCRRI. ये कल लास्ट वाला आर्टिकल था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इंडिया ने कोरल रिसर्च सेंटर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में किया है, उसमें भी निकोबार आइलैंड्स पे किया हुआ है. अगर आपको याद हो तो उस निकोबार आइलैंड का, जिस आइलैंड पे किया गया है, उसका नाम था चिड़िया टापू. मैंने इसको डिस्कस भी किया था, चिड़िया टापू, विच लूजली ट्रांसलेट्स इन इंग्लिश एज बर्ड्स. चिड़िया मीन्स बर्ड्स आइलैंड, है ना. तो ये कहाँ था? साउथ अंडमान में था ना, राइट. ये साउथ अंडमान में था. तो इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कोरल रिसर्च इन इंडिया. 1 is correct, so statement C is gone. It will be set up in लक्षद्वीप. No, अभी जस्ट देखा हमने, कहाँ होगा? चिड़िया टापू, साउथ अंडमान. सो स्टेटमेंट 2 is wrong. So 2 एलिमिनेट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली 1 choice, ऑप्शन नंबर B. ठीक है. सो आई होप yesterday's MCQs you have attempted. Now we'll get started with today's current affairs analysis. आज भी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि once we have discussed the articles, I would want you to pause the video and attempt the MCQ. ठीक है. First article, which is very important from the perspective of mains, is International Day of Persons with Disabilities. कुछ समय पहले तक, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका. कुछ समय पहले तक, मतलब जब जिस एज में हम बड़े हो रहे थे, उस टाइम तक हम ऑफेंसिव भाषा करते हैं. अरे क्या वो
लूला लंगड़ा है, हाथ कटा है, लंगड़ा है वो, दिमाग से पैदल है, ऐसी भाषा हम लोग यूज करते थे क्योंकि हम सेंसिटाइज्ड नहीं हुए थे. We did not consider them as complete human. We always disrespected them by thinking about them as a lesser kind of human. We were wrong. I have done it in my childhood and I was wrong and I'm really sorry for doing it. जैसे हम बड़े हुए, जैसे इवोल्यूशन हुआ है वर्ल्ड व्यू का टुवर्ड्स द पीपल विथ डिसेबिलिटी, उसको जितना ह्यूमनाइज किया गया वो बहुत जरूरी था. उस ह्यूमनाइजेशन ऑफ समथिंग दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो मेजर जंप है ह्यूमन साइकिक में, टू लुक एट टुवर्ड्स समबडी विथ डिसेबिलिटी. तो टू अट्रैक्ट वर्ल्ड्स attention toward this important issue, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर, मतलब आज सेलिब्रेट हो रहा है. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया में क्या सिचुएशन है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. By celebrating on 3rd December the International Day for Persons with Disability, the idea is to sensitize people towards the suffering and potential of these people with disabilities. This year, WHO is focusing on how inclusive financing can make a real difference to the lives, health and the well-being of the people with disabilities. आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा, सुना होगा कि डिसेबल्ड को अब डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, या विकलांग जो पहले कहा जाता था अब उन्हें दिव्यांग कहा जाता है. बिकॉज ऑल्दो शायद उनका एक पैर नहीं होगा, शायद एक हाथ नहीं होगा, शायद वो आंखों से देख ना पा रहे हो, है ना, लेकिन बाकी के एजेंसीज में दे कैन बी वेरी शार्प. किसी की आंखें नहीं है लेकिन उनका गला बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत अच्छा गा सकता है. तो उनको इंस्टेड ऑफ कॉलिंग विकलांग, द न्यू टर्म हैज कम एज दिव्यांग. दिव्यांग ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पीपल विथ डिसेबिलिटी, एंड डिसेबिलिटी को वो डिफरेंटली एबल टर्म दिया गया. इसी के बारे में ये थोड़ा सा आर्टिकल डिस्कस करता है. The meaning of disability has evolved from a medical condition to a right, adhikar based developmental concerns. Like I said earlier, known as Viklang or disabled, now they are increasingly recognized as specially abled or Divyang. ये जो shift है by in changing the terminologies, it reflects a broader global and national commitment to the dignity, equality and the inclusion of these people. थोड़ा सा राइट्स और इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं. यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, UNCRPD जिसे कहा जाता है, एंड द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट का 2016 का. इट रिकॉग्नाइजेस डिसेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ 2 important things. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन द इम्पेयरमेंट्स, मतलब जिसके साथ आप बॉर्न हुए हो, एक्सीडेंटली जो आपके साथ हुआ है, पीपल विद डिफरेंटली एबल्ड पर्सनैलिटीज या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो जिन्हें लीगल टर्म्स में ट्रेडिशनली कहा जाता था, वो 2 चीजों के बीच में. फर्स्ट इज impairment which you are born with, and second is environmental barriers. These are the things that we as a society can work upon. For example, कोई अगर किसी के पैर नहीं है तो वो तो उसका इम्पेयरमेंट हुआ, लेकिन अगर उनको बैंक में जाना है और बैंक पे जाने के लिए हम लोगों ने एकदम स्टेयरकेस ही लगा कर रखे जहाँ पे अपना व्हील चेयर नहीं लेके जा सकता, वो होता है एनवायरमेंटल बैरियर्स. हम वो नहीं कर सकते, उनको पैर अगर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनको जाने के लिए रास्ता तो बना कर दे सकते हैं ना. तो लार्ज फोकस इज टू रिमूविंग ऑफ दिस एनवायरमेंटल बैरियर्स. इस साल का थीम जो है वो है फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस. इसके की टेकअवेज क्या है? एक, डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन, मतलब जो UNCRPD है
इट डिफाइंस डिसेबिलिटी। इस डेफिनेशन को आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो अगर आपको याद रह जाए। तो अगर याद ना भी रहे तो आप एटलीस्ट कीवर्ड्स को कहीं ना कहीं अपने रजिस्टर करके इनके साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो आंसर्स। UNCRPD has recognized disability as a long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment interacting with the environmental barriers। ये जो इंडिया का राइट्स ऑफ पीपल्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, इसने इस डेफिनेशन को और एक्सपांड किया एंड इट हैज रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज फ्रॉम, पहले जो 7 हुआ करते थे, देयर वर 7 काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड, उनको बढ़ाकर 21 कर दिया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर। सो और भी ज्यादा जिन लोगों को दिक्कत है अलग अलग कैटेगरीज में जिसको पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अंडर RPWD एक्ट। ठीक है, जिसमें आप प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, जिसमें पीपल विथ डिसेबिलिटीज में जो नए एडिशन हुए उसमें एसिड अटैक के जो विक्टिम्स होते हैं या जो थैलासेमिया है या सिकल सेल एनीमिया है या ऑटिज्म है, इनको भी इंक्लूड किया गया है। अब मेजर चैलेंजेस क्या आ जाता है पीपल विद डिसेबिलिटीज को? एक आता है फिजिकल इनएक्सेसिबिलिटी का, है ना, रैंप नहीं होते या टैक्टाइल पाथ नहीं होता है जहां पे वो वॉक कर पाए, सिंपल एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाता है, डिजिटल बैरियर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिजिटल बैरियर का अगर समझने की कोशिश करें कि लेट्स से कि कोई ब्लाइंड पर्सन है तो वो डिजिटल पेमेंट कैसे करेगा? गूगल पे हो या स्कैन करना हो उसे QR कोड, वो कैसे करेगा? तो ऐसे डिजिटल बैरियर्स भी आते हैं ना। तो ये दीज आर कंसिडर एज द फिजिकल इनएक्सेसिबिलिटीज। सेकंड इज सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएटेड। आज भी लोग उन्हें रिस्पेक्टफुली नहीं देखते। आज भी अगर किसी शादी के लिए कोई लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो पहले तो देखते हैं कि वो ठीक से चल पा रही है या चल पा रहा है या नहीं। यहां तक सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज द एजुकेशनल बैरियर्स, है ना, क्योंकि स्कूल्स, इंक्लूसिव स्कूल्स बहुत लिमिटेड है। टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू डील विथ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, लैक ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जो इनको आप पढ़ भी जाएंगे तो भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कंस्ट्रेंट आ जाता है। अभी चलो डिजिटल एज में फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी सेरेब्रल कैपेसिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज गुड इनफ टू वर्क फ्रॉम होम एंड डील एंड अर्न मनी। तो अब इंफॉर्मेशन एज में इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट फिर भी देयर आर एम्प्लॉयमेंट कंस्ट्रेंट्स। हेल्थ केयर में इनइक्विटीज है, उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल नहीं है। पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन के बीच में गैप्स है। कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, ये स्टैट्स मेंस के आंसर राइटिंग में काम आता है। 2011 का जो सेंसस था, जब तक आप अगला मेंस लिखोगे तब तक हमारा रिसेंट सेंसस आ जाएगा, बट 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 2.7% PWDs थे। वर्ल्ड ओवर 1.3 बिलियन पीपल है 2023 के हिसाब से। और जो PWD मतलब पीपल विद डिसेबिलिटी जो लोग हैं, आपको ये मैं बोलूंगा तो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमने कई बार आसपास देखे हुए कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे वेल टू डू लोग भी भीख मांगता है। अब ये पढ़ के उन लोगों को शर्म आएगी कि पीपल विद PWD, पीपल विद डिसेबिलिटीज आर ऑल्सो वर्किंग। 33% ऑफ देम, 36% in India from PWD are working in the labor industry। ये ILO का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। एनीवेज, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड स्कीम्स जैसे हम देख चुके हैं कि UNCRPD 2006 है, या इंशन स्ट्रैटेजी जो है मेक द राइट फॉर रियल एक्सेट्रा। और ये सारे डिटेल्स है जो आप PDF से पढ़ सकते हो, जिसमें यूनिक डिसेबिलिटी ID दिया जाता है या समग्र शिक्षा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 2016 का जो इंडिया का एक्ट है उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स है कि दिस एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू गिव दी, ये जो UNCRPD है उसको नेशनल लेवल पर एक्शनेबल इनपुट्स देने के लिए इस एक्ट को लेकर आए थे।
जो 1995 का एक्ट था उसको रिप्लेस किया था 2016 के एक्ट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं पहले भी बता चुका हूं वो है कि इस एक्ट ने 2016 के एक्ट ने एक्सपांशन ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज के डेफिनेशन को एक्सपांड कर दिया, जिसके वजह से पहले जो 7 हुआ करते थे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, नाउ दे हैव बीन इंक्रीज टू 21. You can go through the list जिसमें मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को भी कंसिडर किया गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को भी कंसिडर किया गया, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये सब कुछ कंसिडर किया गया, इंक्लूडिंग एसिड अटैक विक्टिम्स। ओके, एक केस स्टडीज देख लेंगे, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो। एक बढ़िया एग्जांपल है केरला का एक प्रोजेक्ट है, बैरियर फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का पर्पस ही यही है कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है वो कहीं दुनिया में कहीं घूमे या घूम पाए या ना घूम पाए, लेकिन दे विल बी एबल टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस द टूरिज्म ऑफ केरला। ये केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और वो बहुत सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा है। सिमिलरली दिल्ली मेट्रो का इंक्लूसिव डिजाइन है, लिफ्ट, टैक्टाइल पाथ्स एक्सेट्रा। टैक्टाइल पाथ का मतलब होता है, अगर आप दिल्ली में कभी अगर आप ट्रैवल किए हो तो जो ब्लाइंड पीपल है इवन दे कैन वॉक ऑन अ पाथ विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन, जिसके टाइल्स अलग है। उस टाइल्स पे आने का कहाँ पे लेफ्ट टर्न है, कहाँ पे राइट टर्न है, वो आप जब उसके ऊपर चलते हो तो आपको समझ में आता। These kind of initiative have already been taken. I would suggest कि आप इस पीपीटी को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वे फॉरवर्ड अगर मेंस ये आंसर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा गया तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड एक्सेसिबिलिटी को आप हाईलाइट करोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन को हाईलाइट करोगे, देन यू विल टॉक अबाउट सोसाइटल एटीट्यूडनल चेंज। सोसाइटी का भी तो एटीट्यूड चेंज होना जरूरी है। फिर सोशल एंड हेल्थ केयर सपोर्ट की बात होगी, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस की स्ट्रेंथनिंग की बात होगी। नाउ आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू to pause the video and try and attempt this MCQ. I am going to discuss these MCQs आज के कल के CNA से पहले, तो I would request you to please consider and pausing the video and solving it. Next article is about संचार साथी ऐप। आपने इसके बारे में कुछ सुन लिया होगा, काफी बवाल चल रहा है इसके बारे में। कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मार्च 2026 से सारे जो मोबाइल ऑपरेटिंग या मोबाइल कंपनीज है, नॉट मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनीज, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि एप्पल है, गूगल है या सैमसंग है एक्सेट्रा, जो भी फोन आप यूज करते हो, उनको ये कंपलसरी कर दिया है जो संचार साथी ऐप है इंडियन गवर्नमेंट का, अगर वो फोन इंडिया में सेल कर रहे हैं तो उस ऐप को प्री इंस्टॉल होना जरूरी है। उसका पर्पस सिंपल है कि आपका फोन का कोई मिसयूज ना करे, कोई फोन चोरी कर ले तो उसको ट्रैक कर पाए, उस फोन से कोई सिम अदला बदली करके आपके नाम पे कुछ फ्रॉड ना कर ले। इस सब का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, इस सब के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए ये संचार साथी ऐप है। ऑपोजिशन उसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि आप इसके थ्रू स्पाइंग करोगे, ध्यान रखोगे, ये सब। अब दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट वांट इट टू कम इन टू द डिस्कशन, बट थोड़ा सा ये बेसलेस है ये आर्ग्यूमेंट्स। और ये जो ऐप है वो अनइंस्टॉलेबल है, आपको साथ आ भी जाएगा। आप अगर आप फोन स्टार्ट करते हो तो उसके बाद आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, तो इतना ह्यू क्राई करने की उसमें एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये संचार साथी ऐप क्या है? संचार साथी जो ऐप है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इट हैज मैंडेटेड दैट ऑल स्मार्टफोन्स सोल्ड from 2026, March 2026 must come with Sanchar Sathi app as pre-installed. What is it? संचार साथी क्या है? एक टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड सिटीजन प्रोटेक्शन का प्लेटफॉर्म है विच ऑफर्स टूल्स टू रिपोर्ट फ्रॉड, चेक सिम मिसयूज, आपका नाम के किसी ने सिम ले रखा है जो कोई और मिसयूज कर रहा है, ये सब ध्यान रखने के लिए, या आपका अगर कोई डिवाइस है जो कोई चोरी कर लिया तो उसको हमेशा के लिए ब्लॉक करने के लिए भी इसको यूज कर सकता है। इसको डेवलप किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ने। इसका पर्टिकुलरली एम, लाइक आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, इट इज
to safeguard the mobile users by enabling identity management, fraud reporting and device verification, and enhancing the awareness on telecom and cyber risks. की फीचर्स इसमें, इस एप्लीकेशन की की फीचर्स है कि फ्रॉड एंड स्कैम रिपोर्टिंग कर सकते हो, सिम कार्ड और आपका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन हो सकता है, जो आपके फोन है अगर वो खो गए या चोरी हो गए तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, जो डिवाइस है उसका ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, है ना, मतलब जो आपको मदद करेगा कि आपका जो फोन है, जो हैंडसेट है, उसका IMEI नंबर जो है वो जेन्युइन है या किसी ने फॉर्ज्ड किया हुआ है या ब्लैक लिस्टेड है। ये बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? जो इंडिया का फोन का सेकंड हैंड फोन का जो लार्ज मार्केट है उसमें फ्रॉड रोकने के लिए, अगर आप वो कर लेते हो तो फिर तो चोरी का माल भी पकड़ा जाएगा। एनीवेज, देन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिपोर्ट जो इलीगली मास्ड इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर स्पैम, मैलिशियस लिंक जो आती है जिसमें हम आए दिन सुनते रहते हैं कि फ्रॉड हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऐप में फीचर्स है। लेकिन लाइक आई सेड कि मैंडेटरी प्रोविजन कि आपको इसको प्री इंस्टॉल करके रखना ही पड़ेगा, दैट हैज ट्रिगर्ड पॉलिटिकल डिबेट, पुशबैक। उन्होंने प्राइवेसी कंसर्न्स रेज किए, पॉलिटिकल पुशबैक, प्राइवेसी कंसर्न्स एंड डिबेट ऑन लीगैलिटी, यूजर कंसेंट, सर्विलेंस रिस्क। अब मुझे आप बताइए कि आप प्राइवेसी, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में कैसे बात करते हो आप? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो, कोई भी फोन यूज कर रहे हो जिसमें आप अपना फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हो, तो आपका फिंगरप्रिंट कहाँ आपके पास है? अगर आपका फोन सैमसंग का है तो कोरिया में उसका डेटा चला चुका है, तो अगर आपका फोन एप्पल का है तो उसका यूएस के पास डेटा है, कोई भी और कंपनी का है, जहां पे आपने अपना थंब इंप्रेशन दिया, जहां पे आपने आईरिस स्कैन दिया, जहां पे अपने फेस रिकॉग्निशन का एक्सेस उनको दे दिया, वहां पे आपका कौन सा डेटा है? सारे प्राइवेसी तो चला गया है ना। तो वहां पे अगर आप प्राइवेसी के बारे में सोचते नहीं हो तो यहाँ पे थोड़ा, आई अंडरस्टैंड प्राइवेसी कंसर्न्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन उसको गलत जगह पे यूज करके पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजिटेशन में शायद यूज किया जा रहा है। एनीवेज, की कंसर्न्स क्या है? एक तो प्राइवेसी और सर्वेलेंस का। लोगों को लगता है, क्रिटिक्स आर सेइंग कि ये प्री इंस्टॉलेशन जो है इट बाईपासेस द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगेन ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि कोई भी आपके पास ऐप है, अगर वो प्री इंस्टॉल भी, अगर आपके एप्लीकेशन जैसे कि आपके फोन में व्हाट्सएप भी अगर प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो पहले आपका वो परमिशन लेता है ना, आप अपना ग्रांट करते हो तभी वो आपको यूज हो पाता है। प्री इंस्टॉल्ड है तो वो आपके फोन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी चीज को। सो ये सर्वेलेंस का एंड प्राइवेसी का एक कंसर्न है। फिर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी जो है अंडर आर्टिकल 21, इट मैंडेट्स लीगलिटी, दैट इज लॉ इज रिक्वायर्ड, नेसेसिटी, लेजिटिमेट एम होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, लीस्ट इंट्रूसिव मेथड होना चाहिए इन ऑर्डर टू, अगर आपको ये सर्वेलेंस वाला एस्पेक्ट को निगेट करना है। देयर इज अ रिस्क ऑफ फंक्शन क्रीप, मीनिंग फंक्शन क्रीप का मतलब क्या होता है कि where data collected for one purpose is eventually used for another, है ना, क्योंकि ऐप कई बार परमिशन मांगता है लोकेशन का, कैमरे का एंड कॉल लॉग्स का, जिससे कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो इसे कहते हैं फंक्शन क्रीप। सिंगल पॉइंट फेलियर, मतलब अगर कोई मैंडेटरी ऐप है तो अगर उसमें बहुत सारे परमिशंस की जरूरत है तो वो हैकर का भी टारगेट बन सकता है। फिर डेटा प्रोटेक्शन का इशू है, इम्प्लीकेशंस फॉर स्मार्टफोन्स एंड ओएस डेवलपर्स के लिए भी इसमें एक कंसर्न रेज किया गया है कि जो ओएस जो है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल चेंजेस जो है, वो उस लेवल के चेंजेस जरूरी होंगे। दिस काइंड लेवल ऑफ चेंजेस विल बी नीडेड टू इंटीग्रेट अनडिलीटेबल सिस्टम लेवल ऐप। लेकिन पंगा इसमें यह है कि इन्होंने क्लेम किया कि अनडिलीटेबल है, लेकिन मिनिस्टर ने कहा है कि दिस ऐप इज डिलीटेबल, अनइंस्टॉलेबल। ऑलराइट, इसमें कुछ वाइडर गवर्नेंस एंड सिटीजन्स के राइट्स की इशू आता है। एक तो गवर्नेंस के मामले में सिटीजन का थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है। फिर जो रेगुलेटरी है
रेगुलेटरी रेमिट है उसके ऊपर ओवर स्टेपिंग हो जा रहा है, फिर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है दे आर ऑल्सो पुट एट स्टेक। एथिकल डायमेंशन क्या है? एक सिटीजन्स की ऑटोनॉमी, दूसरा डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म वर्सेस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, थर्ड इज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स। पर्पस भले ही ये है कि डिजिटल सेफ्टी को एनहांस किया जाए, मोबाइल चोरी को रोका जाए या काउंटर किया जाए राइजिंग साइबर फ्रॉड्स को, लेकिन अगर पब्लिक का ट्रस्ट आप नहीं साथ में लोगे, इफ यू डू नॉट वैल्यू द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, इफ यू डू नॉट वैल्यू द कंसर्न्स रेज बाय द पीपल, तो लोग इस एप्लीकेशन को शायद एक्सेप्ट ना करें। प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। इसके बाद 3 आर्टिकल है और वो तीनों आर्टिकल 2-2 मिनट के हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो विल क्विकली गो थ्रू देम। ये आप एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एंड वी वुड बी डिस्कसिंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस टुमारो बिफोर द CNA. Okay. WHO has issued first ever global guidelines on infertility. IVF, टेस्ट ट्यूब बेबीज, सरोगेट मदर्स, रेंटेड वोम, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं। कई बार आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट पे कई बार आपको सुनाई देता है कि प्रेगनेंसी अब ही आसान एक्सेट्रा, IVF की टेक्नोलॉजी हो गई है, बट इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी ऑल्सो। जो इनफर्टिलिटी का जो इशू आ रहा है उसको डील करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एक अफोर्डेबल, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल प्रोटोकॉल का होना जरूरी है। दिस इज व्हाट WHO has recognized and it has given global guidelines on infertility. अभी के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिचुएशन, करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, यू विल रियलाइज दैट दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इज, इट एम्स टू help countries integrate infertility prevention, diagnosis and treatment into a public health system, because आज के सिचुएशन में every 1 person in 6 people is affected by the infertility. मतलब 6 में से कम 1 इंसान इनफर्टिलिटी से डील कर रहा है। इसमें मेल और फीमेल दोनों आता है। ये गाइडलाइंस की डिटेल्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये डेटा 1 out of 6 एंड ये फर्स्ट एवर है, WHO ने रिलीज किया हुआ है। ये प्लीज आप वीडियो पॉज करके इसका MCQ सॉल्व करिएगा। इसका डिस्कशन हम कल के CNA में इसका करेंगे आंसर्स का। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एक्यूवरिन। एक्यूवरिन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मालदीव्स का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये 14th एडिशन रहा, मतलब ये इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस इनके बीच में 2 से लेकर 15 दिसंबर 2025 के बीच में होने वाला है। ये हो रहा है तिरुवनंतपुरम, केरला में। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जितना है वो, मतलब ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। इसका मतलब जो ऑपरेशन एक्यूवेरिन है, एक्यूवेरिन का मतलब होता क्या है ये आप समझ लो। एक्यूवेरिन का मतलब है फ्रेंड्स इन धिवेशी लैंग्वेज, जो वहां का लोकल लैंग्वेज है मालदीव्स का, उस लैंग्वेज में फ्रेंड्स को कहा जाता है एक्यूवेरिन। ये हर साल 2009 से कंडक्ट किया जाता है। कभी इंडिया में होता है, कभी मालदीव्स में। इस साल इंडिया में केरला में हो रहा है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस MCQ. This is our final article. हंस 3NG। हंस 3NG जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इट इज
Union Ministry of Science and Technology launched India's first ever indigenously built प्रोडक्शन वर्जन पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंस 3NG। ये एक एयरक्राफ्ट है, प्रोडक्शन रेडी है, ठीक है, हंस नाम से है। पर्पज इसका ट्रेनिंग है, पायलट ट्रेनिंग के लिए। इट्स अ 2-सीटर नेक्स्ट जनरेशन ऑल कंपोजिट ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ये सिविल एविएशन इकोसिस्टम का पार्ट होगा, नॉट मिलिट्री वाला। ठीक है, सो नाउ इसमें रोटैक्स इंजन यूज हुआ है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि जो हमको अगले 15 से 20 साल फ्यूचर में नेक्स्ट 1 to 2 डेकेड्स में हमको लगभग 30,000 से 30,000 के आसपास पायलट्स की जरूरत होगी। उन पायलट्स के ट्रेनिंग में ये हंस हमें हेल्प कर पाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस MCQ। इसका डिस्कशन कल होगा। These are our स्मार्ट बुक्स जो अब SMS मीडियम में भी अवेलेबल है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। सो thank you so much. Yesterday we received a very good support and appreciation for our this video type current affairs analysis. I have received messages personally as well, and we shall continue in this format only. Thank you so much. See you again tomorrow.